Hey guys! Welcome to the largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने प्यारे बड़े भैया सुनील भैया को यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे सुन पा रहे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख देंगे क्या? सारे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे एक बार फटाफट से भारत माता की जय। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो फटाफट से सारे के सारे नींव वाले बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय फटाफट से। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के हजारों मैसेजेस मेरे पास टेलीग्राम पर आए, इंस्टाग्राम तो खैर फ्लड हो चुका है ना। जो वीडियो जाता है उस पे आप लोगों का प्यार बरस रहा होता है, यूट्यूब पे भी सेम हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव, है ना। मैं और मेरी जो भार्या है, यानी कि जो मेरी धर्म पत्नी है, उनको आपने बहुत ज्यादा प्रेम दिया, बहुत ज्यादा स्नेह दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूं इस बात का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सृष्टि, आर्या, समृद्धि, फैजान, आंचल, सौम्या, कृतिका, ज्योति, सिद्धेश, शौर्यवीर, पुनीत, जनिका, आप सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस हर मोमेंट पे हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हर चीज मेरी लाइफ में, मैं कहीं पर भी रहा हूं, मैंने स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ शेयर किया है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, मैंने तब से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो पढ़ते समय जो चीजें होती थी वो स्टूडेंट्स को बताता था। कॉलेज में गया, वहां की सारी अचीवमेंट्स या जो भी चीजें होती थी बच्चों को बताता था। फिर जहां जहां पढ़ाया वहां पर भी बच्चों को हर एक चीज के बारे में बताता था। तो यहां भी मेरा कर्तव्य बनता था कि आपको हर एक चीज के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि सुनील भैया को सुनील भैया बनाने वाले ये स्टूडेंट्स, ये बच्चे हैं, ये बच्चों का प्यार है, ये उनका विश्वास है और उनके माता पिता का भी विश्वास है ना। बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली मुझे, पेरेंट्स के भी मैसेजेस आए, तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं। मतलब पुराने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब एकेडमिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब धर्म की बात तो हो गई, यानी कि जो धार्मिक काज था, विवाह, वो तो संपन्न हुआ। अब कर्म के बारे में बात करते हैं, पढ़ाना और सिखाना, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला चैप्टर भले ही मैंने 3 लेक्चर में खत्म किया, लेकिन सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने आपको देने की कोशिश करी है। उसको एक बार और देखिए, साइंस को फील करना स्टार्ट कीजिए, है ना। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पार्टी भी करेंगे, टेंशन मतलब, बिल्कुल पार्टी भी करेंगे साथ में, ठीक है। जहां आप मुझे मिल जाओ, कहीं पर भी आप मेरे को देख लो, तो आना और गले लगना और बताना कि सुनील भैया मैं आपसे पढ़ा था। और अगर आप मेरी प्यारी बहन हो तो मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार करना कि भैया मैंने आपसे पढ़ाई करी है। मैं भी आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करूंगा और उसके बाद पार्टी करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो यहां पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। अब यहां पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं डायरेक्टली मिक्सचर्स पे नहीं कूद रहा, ये बहुत गलत फ्लो हो जाएगा अगर मैं सीधा मिक्सचर्स पे चला गया। समझिए, मैं डायरेक्ट मिक्सचर स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगा, मैटर क्या होता है, फिर उसके क्लासिफिकेशन में फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन आएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैं आपको मिक्सचर पे लेके जाऊंगा, यानी इस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो एकदम हौच पौच नहीं करेंगे। एनसीईआरटी ने यहां पर इस फ्लो में गलती करी है कि उन्होंने मैटर को ही मिस कर दिया, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, सब चीजें मिस आउट कर दिया। कोई ना, हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड द इंट्रोडक्शन टू द मैटर। दिस इज बेसिकली द लेक्चर नंबर 1 ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हमने यहां पर बनाई है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 1 लाख बच्चे होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लोगों के दिमाग में क्या था। साथ ही साथ मैं आपको मैटर के बारे में क्लैरिटी ऑफ थॉट दूंगा, पदार्थ क्या है। तो चाहे आप नए सिलेबस को पढ़ रहे हो, चाहे आप ओल्ड को पढ़ रहे हो, दोनों में ही इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऑल राइट मेरे प्यारे बड़े भैया, आपकी क्लास में आप सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड बताते हैं, उसके बाद आप बताते हैं रिडल। तो रिडल आपको सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना। मैं दोस्तों क्या है, आई एम अ प्लैनेट एन एलिमेंट एंड यूज्ड इन थर्मामीटर। मैं कौन हूं? मैं एक प्लैनेट हूं, यानी कि ये जो नाम है, ये प्लैनेट का नाम है, ये एक एलिमेंट का नाम है, और साथ ही साथ ये थर्मामीटर में यूज होता है। क्या है ये? यस 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 यस
ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, यस, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज मरकरी। तो मरकरी क्या है आपके पास? मरकरी आपके पास, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको बुध, है ना, मरकरी हिंदी में कहते हैं बुध। तो मरकरी क्या है? एक प्लैनेट है, एक एलिमेंट भी है, और साथ ही साथ थर्मामीटर में यूज होता है ना, हिंदी में कहते हैं पारा। प्लैनेट है तो बुध, और अगर थर्मामीटर में यूज होता है तो हिंदी में कहते हैं पारा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। क्या बात है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैटर, यानी कि पुराने जमाने में लोग किस तरीके से मैटर के बारे में सोचते थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, हम उसको समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। और क्या किसी इंडियन फिलोसोफर का यहां पर कंट्रीब्यूशन है? तो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल है, और आपको गर्व के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इस चीज को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इस चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रिटस के बारे में। अब दोस्तों डेमोक्रिटस जो है वो क्या है? वो एक ग्रीक फिलोसोफर है। क्या है? ही इज नथिंग बट अ ग्रीक फिलोसोफर। अब मुझे बताओ फिलोसोफर क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सुनील भाई ये फिलोसोफर कौन है ना? आ रहा है कि दिमाग में डाउट आ रहा है क्या? ये फिलोसोफर कौन है? फिलोसोफर का मतलब होता है जो कि उनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है किसी चीज का, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये रिजल्ट नहीं ऑब्टेन किया, पर उनको लगता है कि ऐसा होता होगा तो उन्होंने वो बात दे दी। दैट इज कॉल्ड एज फिलोसॉफी या बीइंग फिलोसोफर। तो ये ग्रीक फिलोसोफर है जिन्होंने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन करके कोई बात नहीं कही है, बस उनको लग रहा है कि ऐसा होता होगा तो उन्होंने बात कही है। ठीक है, तो डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, यानी कि जो बातें कर रहे हैं ये एक फिलोसॉफी है, कोई साइंटिफिक एविडेंस बैकिंग नहीं है इनके पास। अच्छा, अब डेमोक्रिटस के जो आइडियाज है वो किससे इन्फ्लुएंस है वो भी आप समझो, और वो आइडिया क्या वो हम पढ़ेंगे। तो डेमोक्रिटस आइडिया वर बेस्ड ऑन रीजनिंग रेदर देन साइंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मियर स्टेटमेंट्स है कि ऐसा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा, ये ऐसा होता है, कोई प्रूफ नहीं है, बस लगता है। तो इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग रेदर देन साइंस, यानी कि साइंस नहीं, इट इज जस्ट अ रीजनिंग कि ऐसा होता होगा, ये चीज ऐसी है तो इसके पीछे ये कारण होगा, ये चीज ऐसी है तो इसके पीछे ये कारण होगा। क्या आपके पास प्रूफ है? नहीं है। एंड द रीजनिंग रेदर देन साइंस इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ टू ग्रीक फिलोसोफर्स हु केम बिफोर हिम, दैट इज ल्यूसिपस एंड एनेक्सागोरस। तो अभी हम जो डेमोक्रिटस की ये मन में सोची गई जो बातें हैं कि यार ये चीज ऐसे होता होगा, इस चीज में ऐसे होता होगा, मैटर के बारे में उन्होंने एक थ्योरी दी, तो ये जो सारी बातें ये फिलॉसफी है, रीजनिंग है, इस पे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अच्छा, ये जो इनकी बातें ये किससे प्रेरणा लेके इन्होंने दी है? ये दो लोगों से इन्होंने प्रेरणा ली है। पहले है ल्यूसिपस और दूसरे हैं एनेक्सागोरस। ये ल्यूसिपस जो है ये एक्चुअल में टीचर ऑफ डेमोक्रिटस है, यानी कि उनके गुरु हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुछ ज्ञान दिया होगा मैटर के बारे में, ल्यूसिपस ने कुछ ज्ञान दिया होगा मैटर के बारे में, ऐसे ही एनेक्सागोरस ने भी कुछ ज्ञान दिया होगा मैटर के बारे में। इन्हीं की बात को डेमोक्रिटस ने अपने तरीके से समझाई, उसमें थोड़ा एडिशन किया, इस चीज को हम समझते हैं। यह आपके किताब के जर्नी ऑफ एटम वाले चैप्टर में भी है। अब ये क्या बात है ये बताओ सुनील भैया, क्या बात है? इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि यह बात बताई कब गई। तो डेमोक्रिटस ने क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले, 400 बीसी का मतलब क्या होता है? 400 इयर्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले डेमोक्रिटस ने यह सारी बातें बोली थी मैटर के बारे में। यहां पर हम लोग डेमोक्रिटस की फिलॉसफी के बारे में पढ़ रहे हैं। फिलॉसफी का मतलब होता है सिर्फ मियर स्टेटमेंट होना दोस्तों, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ठीक है, अब यह बात इन्होंने क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले कही, और क्या बातें कही इन चीजों को आप समझने की कोशिश करना। ये दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए और सीखने के लिए मैटर के बारे में। अब यह मैटर को किस तरीके से लेते हैं आप वो समझना। ये बोलते हैं जैसे मैटर में आपने क्या उठाया, एक ब्रेड का पीस उठाया, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। ये हमारे पास है पीस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा है।
तो डेमोक्रेटिस कहते हैं कि दोस्तों आप एक काम करो, मैटर, जैसे कि ये ब्रेड का जो पीस है मैटर है। अभी मैटर की डेफिनेशन क्या है हम आगे जानेंगे। अभी ये क्या बताते हैं, बोलते हैं जैसे कि ब्रेड का टुकड़ा ना ये मैटर है, इस ब्रेड के टुकड़े को आप दो हिस्सों में काटो। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम इसको दो हिस्सों में काट देते हैं। ये इसको हमने दो हिस्सों में काट दिया, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर। ये आधा हिस्सा ऊपर आया और आधा हिस्सा यहां नीचे आया। या इसको सेम कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। ध्यान से देखना, पूरा फोकस ध्यान से लगाना दोस्तों, मजा आ जाएगा। ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा। डेमोक्रेटिस कहते हैं अब एक काम करो, एक ब्रेड के टुकड़े को आपने दो हिस्सों में काटा, ये हमारे पास मैटर है, इसको हमने दो हिस्सों में काटा, आधा हिस्सा आधा हिस्सा। बोले ऊपर वाले हिस्से को फिर से दो हिस्सों में काटो। तो लोगों ने बोला ठीक है, दो हिस्सों में काट दिया, दो हिस्सों में काटा तो ये कुछ ऐसे हमारे पास पीसेस है। बोले कि अब जो आधा हिस्सा है इसको और आधा काटो और आधा काटो। बोले ठीक है, और आधा काटते हैं, ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा। बोले अब इन दोनों को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको दो हिस्सों में और काटो। बोले दो हिस्सों में और काट दिया, और छोटा हो गया, ये और ऐसे छोटा हो गया और छोटा हो गया। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं ब्रेड का टुकड़ा लो और ब्रेड के टुकड़े को दो हिस्सों में काटो। ये जो दो आधे हिस्से आएंगे इसमें से ये जो आधा हिस्सा है इसको फिर दो हिस्सों में काटो। ये दो आधे हिस्से आएंगे हमारे पास, ये एक और ये दो, है ना, ये दो हिस्से आ गए। आधे हिस्से को और आधा करो, ये दो पार्ट आएंगे, इसको और आधा करो। तो ऐसे करते 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 आप कहां तक पहुंचेंगे? इसको आपको क्या करना है, डू इट इनफाइनाइट टाइम्स, यानी अनगिनत बार आप इस चीज को करो। डू इट इनफाइनाइट टाइम्स यानी अनगिनत बार आप इस चीज को करोगे। जितनी बार आप कर सकते हो उसको उतनी बार करते जाओ, 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 करते जाओ। ये पागलपना क्यों कर रहे हैं समझना। ये कह रहे हैं ब्रेड के टुकड़े को लिया, दो आधे हिस्सों में काटा, ये जो आधा हिस्सा है इसको दो आधे हिस्सों में काटा, ये आधा हिस्सा है इसको दो आधे हिस्सों में काटा, ये आधा हिस्सा आया इसको दो आधे हिस्सों में काटा। ऐसा इनफाइनाइट बार जब आप करोगे तो आप क्या करोगे, आप यू विल रीच वन स्टेज, यू विल रीच वन स्टेज, ध्यान से सुनना, वेयर यू आर अनेबल, दोस्तों ध्यान से सुनना, वेयर यू आर अनेबल टू डिवाइड इट फर्दर। समझ में आया? यानी कि मेरे दोस्तों एक ब्रेड के टुकड़े को आपने सबसे पहले दो हिस्सों में काटा, तो जो दो हिस्से आए उसमें आधा हिस्सा आधा हिस्सा, इस आधे हिस्से को फिर दो हिस्सों में काटो, फिर जो हमारे पास दो आधे हिस्से है उसमें से इस आधे हिस्से को फिर दो हिस्सों में काटो, फिर ये जो दो आधे हिस्से है इसमें से ये जो हाफ पार्ट है इसको दो हाफ पार्ट्स में काटो। ऐसा अनगिनत बार करो जब तक कि आपके पास एक ऐसी स्टेज आ जाए जिसको आप फर्दर काट के दो हिस्सों में डिवाइड ना कर पाओ। इसको तब तक करना है जब तक आपके पास वो स्टेज ना आ जाए जब आप उसको काटो तो वो दो हिस्सों में बट ही ना पाए, यानी कि सबसे छोटी स्टेज पे आ जाओ। यू विल रीच वन स्टेज, you will reach one stage where you are unable to divide it further and that stage को कहते हैं हम लोग एटमॉस। इस स्टेज को कहते हैं एटमॉस। तो डेमोक्रेटिस कहते हैं कि जो मैटर होता है या जो पदार्थ होता है या जो सब्सटेंस होता है वो एटमॉस से मिलकर बनता है। जो सबसे छोटा पार्टिकल है एटमॉस, ठीक है, यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, ध्यान से देखिए। If we keep on dividing the matter, we will reach one stage where we are unable to divide it further, and that is called as atmos। यानी कि आप कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ उठाइए, उसको आप दो हिस्सों में काटिए। जो ये आधा हिस्सा आता है फर्दर इसको दो आधे हिस्सों में काटिए, जो आधा हिस्सा आता है फर्दर दो आधे हिस्सों में काटिए, जो आधा हिस्सा आता है इसको फर्दर दो आधे हिस्सों में काटिए। ऐसा आप अनगिनत बार करिए, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे अनगिनत बार करते 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 उस स्टेज पे आप फर्दर इस पदार्थ को दो हिस्सों में तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो सबसे छोटी स्टेज है जहां पर आप इसको फर्दर काट नहीं सकते, इसको आप कहेंगे एटमॉस। और आगे चल के डाल्टन ने इसी थियरी को अडॉप्ट करा। तो मैटर किससे बना है? एटमॉस से मिलकर बना है। इसी में साथ ही साथ ये कुछ और ज्ञान भी देते हैं, और वो ज्ञान की बात यहां पर क्या है इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। ये कहते हैं द प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं मैटर। कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ के जितने भी गुण हैं वो डिटरमाइन होते हैं बाय द टाइप ऑफ एटमॉस।
एटम्स या एटमॉज इट पजेसेस। इसी एटमॉज से डाल्टन ने एटम शब्द चुराया है या बनाया है अंग्रेजी में। समझ में आया? ये ग्रीक में अगर वर्ड है एटमॉज तो उससे आज का करंट वर्ड बनता है एटम। समझे जी? सुनील भैया समझ गए। अब ये क्या बात बोलता है इसको भी सुनने और समझने की कोशिश करना। अब ये सारी फिलॉसफी है, अपने मन के गलत बातें हैं कि अरे ऐसा होता होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होता होगा। मन गलत बातें हैं, रियलिटी में नहीं देखा डेमोक्रेटिस ने, मन गलत बातें हैं। खुद से करके नहीं देखा भाई ने कि ब्रेड के टुकड़े को दो हिस्से में काटूंगा, दो आधे हिस्से आएंगे, फिर इसको आधे हिस्से में काटूंगा, ऐसा अनगिनत बार करूंगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां फर्दर काट नहीं पाऊंगा। खुद से नहीं करा, सोचा ऐसा होता होगा। समझ गए जी? अब इनकी सोच और कहां जाती है आप इसको समझना। ये कहते हैं जैसे मान लीजिए आयरन है मेरे पास, समझना है क्या बोल रहे हैं। इनने ऑब्जर्व किया आयरन और इनने ऑब्जर्व किया होगा कॉमन सॉल्ट को, दो चीजों को ऑब्जर्व किया है ना। अब आयरन और कॉमन सॉल्ट को ऑब्जर्व किया होगा इन्होंने, प्रॉपर्टी क्या देखी इन्होंने इन दोनों के अंदर, इस बात को आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। इन्होंने देखा आयरन हमारे पास जो है, आयरन हमारे पास है हार्ड, और सॉल्ट जो है इसका जो टेस्ट है वो हमारे पास कैसा है, शार्प टेस्ट है। अब देखिए अपनी अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं, मैटर को लेके अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं आयरन जो है वो बड़ा कठोर है, तो बोले कठोर क्यों होगा, तो बोले कठोर क्यों होगा, सोच के क्या बता रहे, देखो क्या सोच के बता रहे, बोले आयरन इसीलिए कठोर होगा क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में हुक्स होंगे। जिन एटमॉज से मिलकर बना ना ये सबसे छोटे पार्टिकल जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो सबसे छोटा पार्टिकल एटमॉज या एटम, यहां पे ऐसे एटम होंगे जिनके बीच में हुक लगा हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा हार्ड यानी कि कठोर है लोहा। समझ गए? क्योंकि यहां पे एटम्स हैव हुक्स बिटवीन देम, यहां पे एटम्स के बीच में हुक्स है। अच्छा, किसी ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, जब हम नमक को टेस्ट करते हैं तो बड़ा शार्प टेस्ट आता है, तो डेमोक्रेटिस कहते हैं देखो इसका गुण क्या है, शार्प टेस्ट है ना। दोस्तों शार्प टेस्ट, जैसे नमक को जीभ पे लगा एकदम शार्प टेस्ट आता है, तो बोले शार्प टेस्ट क्यों आता है पता है, बोले एटम पता है कैसे होंगे, यहां पे जो एटम्स होंगे उनके ऊपर ऐसे स्पाइक्स, छोटे छोटे कांटे होंगे। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, एटम्स हैव स्पाइक्स, यानी कांटे हैं एटम्स के ऊपर, एटम्स हैव स्पाइक्स, यानी कि ऐसे तीखे तीखे एटम्स के ऊपर कांटे हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है शार्प टेस्ट है। मतलब जॉन पे लगा तो एकदम शार्प टेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एटम है इसके अंदर उनके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे हैं। यहां पे लोहा कड़क क्यों है, कठोर क्यों है, क्योंकि एटम्स के बीच में हुक लगा हुआ है। कुछ भी बात बोल रहा है, जो अच्छा लगा बोल दो। कोई साइंटिफिक एविडेंस है इस बात का? नहीं 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 नहीं, कोई मतलब है इस बात का, बस बोल दिया, अच्छा लग रहा था बोल दिया, बोल दिया। तो ये दो बातें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी अर्ली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मैटर के बारे में, कि लोग मैटर के बारे में किस तरीके से सोचते थे। डेमोक्रेटिस ने ये जो थ्योरी दी है ये ल्यूसिपस और एनेक्सागोरस से इंस्पायर होकर दी है। अब ये क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले उन्होंने थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने क्या बोला, आपके पास कोई भी मैटर या पदार्थ हो, अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो आपके पास दो आधे हिस्से आते हैं, इस एक आधे हिस्से को फर्दर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो तो आपके पास दो पार्ट्स और आएंगे। फर्दर आप इस आधे पार्ट को और दो पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे इसको मैंने डिवाइड किया तो दो पार्ट्स आ गए ना, इस आधे पार्ट को और दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ये दो पार्ट्स आ गए, इस पार्ट को और दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ऐसा अनगिनत बार करोगे तो आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे जहां फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। उस स्टेज को आप एटमॉस बोलोगे, यानी जिसे अंग्रेजी में आज हम एटम कहते हैं। फिर ये दूसरी बात कहते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी है, जैसे लोहा कठोर है, नमक जो है उसका जो टेस्ट है बड़ा शार्प टेस्ट है, तो बोले कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना, कि लोहा बड़ा कठोर है, नमक को हम टेस्ट करते तो बड़ा शार्प टेस्ट आता है, बोले ये क्यों है, क्योंकि यहां पे जो एटम्स है उसके अंदर, जो इसके अंदर एटम्स है वो एटम्स अलग अलग है, इसके एटम्स में हुक लगा हुआ है, इसके एटम्स पे कांटे लगे हुए हैं। ऐसी फालतू की बातें डेमोक्रेटिस ने करी। ठीक, समझ में आया, समझ में आया, चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक बार लिख दो आए भैया। छोटी सी बात थी, यह किताब में पूरी तरीके से मेंशन्ड नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए
क्योंकि ये हमारे थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है कि लोग पहले कैसे सोचते थे, अब धीरे धीरे कैसे सोच रहे हैं। आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा ये। ठीक है बेटा जी, ऑल राइट, आए भैया लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो ये डेमोक्रेटिस के बारे में, डेमोक्रेटिस ने ये सोचा, कब सोचा? क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले। अच्छा, इस वजह से मैं आपको एक बात बताऊं, डेमोक्रेटिस को क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिस को बोला जाता है फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी। फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी। मेरी बात ध्यान से सुनना, डेमोक्रेटिस को फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डाल्टन को कहा जाता है। अब यहां पे फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी डेमोक्रेटिस को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो एटमस वाला कंसेप्ट है, डाल्टन ने डेमोक्रेटिस से इंस्पायर होके लिया था अपनी थ्योरी के अंदर। तो ये बन गए फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, लेकिन एवरीवन इज अ बॉस टिल द रियल बॉस वॉक्स इन। मतलब हर कोई पापा बनता है, लेकिन असली पापा जब एंटर करते हैं तो वही असली पापा कहलाते हैं। समझ में आया? एवरीवन वॉन्ट्स टू बिकम द बॉस, बट until the real boss walks in and that is महर्षि कनट फ्रॉम इंडिया। अब आप कहोगे सुनील भैया ये बॉस कैसे हैं, है ना? ये बॉस क्यों है? महर्षि कनट बॉस क्यों है? पहले तो कमेंट में लिख दो महर्षि कनट ओपी। ये भारत की पावन भूमि गुजरात में पैदा हुए थे महर्षि कनाद या महर्षि कनड। कमेंट सेक्शन में लिख दो महर्षि कनाद ओपी। एक बार यह आना चाहिए कमेंट सेक्शन में गर्व के साथ, बहुत ज्यादा गर्व के साथ आना चाहिए, महर्षि कनाद ओपी, द पापा ऑफ डेमोक्रेटिस ओपी। पापा ऑफ डेमोक्रेटिस ओपी आना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि पापा ऑफ डेमोक्रेटिस अब आ रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पापा ऑफ डेमोक्रेटिस भारत की इस पावन धरती पे पैदा हुए और जो बात मेरे भाई, जिस बात की वजह से इनको फादर ऑफ अर्ली एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है ना, उस बात को इन्होंने इससे 200 साल पहले बोल दिया था। इससे 200 साल पहले सेम बात बोली थी महर्षि कनट ने, जो भारत की इस पावन धरती पे पैदा हुए थे। तो ये क्या है? इसको मैं कहता हूं बेटा, और बेटे का पापा कौन है? बेटे का पापा है महर्षि कनाद। बेटा और ये है पापा। अब पापा जो है उन्होंने सेम बात 200 साल पहले बोल दी थी। क्रेडिट नहीं मिला, फर्क नहीं पड़ता, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, फर्क उससे पड़ता है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए और बड़े गर्व के साथ पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या है? मेंशन्ड अराउंड 600 BC, यानी क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले। बेटा तुम 400 BC में जो बात बोल के गए थे ना, क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले, वो क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले तुम्हारे पापा ने भारत में गुजरात में पैदा हुए महर्षि कनाद ने सेम बात बोली। सेम बात बोल दी महर्षि कनाद ने। हु इज द पापा? हु इज द पापा? पापा इज महर्षि कनाद। कहां पैदा हुए? भारत में। समझ में आया जी? समझ में आया। मेंशन्ड इन, आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, वैशेषिका सूत्र, जिसके ऊपर आज वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी चलता है। वैशेषिका सूत्र जो है, या जिसे हम कन्नड़ सूत्र कहते हैं और कनाद सूत्र, इसके अंदर ये बात जो है मेंशन्ड है। आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो गूगल आपके पास पड़ा है, जाके देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि भैया सच कह रहे हैं। तो क्राइस्ट के जन्म से मेरे दोस्तों 600 साल पहले वैशेषिका सूत्र या कन्नड़ सूत्र में ये सेम बात महर्षि कनट बता चुके थे। और ये कहां पैदा हुए? बड़े गर्व के साथ, भारत की पावन धरती गुजरात में। गुजरात के आगे लिखा है बड़े गर्व के साथ इंडिया। इंडिया में पैदा हुए। ठीक है? तो क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पूर्व पहले वैशेषिका सूत्र या कन्नड़ सूत्र में महर्षि कनट ने सेम बात बोली थी। सेम बात बोली थी। उन्होंने यही कहा कि अगर आप मैटर, जिसे आप हिंदी में ये क्या बोल रहे थे? महर्षि कनाड मैटर को हिंदी में क्या बोल रहे थे? पदार्थ या फिर द्रव्य, दोनों ही नाम सही है। तो महर्षि कनट का कहना था कि अगर आपके पास पदार्थ या फिर द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में आप मैटर कहते हैं, अगर आप इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ब्रेड का पीस है, उसको 2 हिस्सों में काटा, 2 आधे हिस्से आए, एक आधा हिस्सा लिया, फिर 2 आधे हिस्सों में काटा, जो 2 आधे हिस्से आए इसमें से एक आधे हिस्से को फिर 2 आधे हिस्सों में काटा।
ऐसा करते 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 आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां आप उसे फर्दर दो हिस्सों में काट नहीं सकते। तो उस स्टेज को डेमोक्रेटिस ने क्या बोला था? एटमॉस। उसी स्टेज को हमारे महर्षि कनाड ने बोला था परमाणु। और अगर आपने सुना हो तो एटम बम को हिंदी में परमाणु बम कहा जाता है या परमाणु विस्फोट कहा जाता है। कामना करता हूं आपने इस बात से रिलेट किया होगा। परमाणु ये लोग कहते हैं एटम या एटमॉस, हम कहते हैं परमाणु। हमने हिंदी में कहा, तुमने अंग्रेजी में कहा, बात सेम ही है राजा। तुम ग्रीक शब्द एटमॉस बोल रहे थे, हम हिंदी में परमाणु बोल रहे थे, बात सेम ही है बेटा, ठीक है ना जी। हां, आगे चल के ये दोनों की बात गलत साबित हो जाती है कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बात गलत है, क्योंकि एटम फर्दर डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनका कहना था कि एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता, परमाणु से छोटा कुछ नहीं हो सकता, वो सबसे छोटा है। पर क्योंकि यह तार्किक बात है, यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस नहीं था इनके पास। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, मशीन्स इंप्रूवमेंट हुआ, हमें पता लगा कि एटम या परमाणु जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो यह बात गलत साबित हो गई। पर स्टिल अगर आप क्रेडिट देते हो, डेमोक्रेटिस को क्रेडिट देते हो, तो मेरे को दर्द इसीलिए होता है क्योंकि सेम बात महर्षि कनाड ने 200 साल पहले बोल दी थी उनसे। तो क्रेडिट तो इनको दे दो ना भाई, क्रेडिट इनको दे दो। आपने क्रेडिट उसको क्यों दिया? क्यों दिया? वो वाली बात है। तो सीधी सी बात है, अगर आप मैटर यानी कि पदार्थ को डिवाइड करते जाओगे तो आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस स्टेज को महर्षि कनाद ने बोल दिया परमाणु। समझ में आया मेरे दोस्त? जी सुनील भैया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा। चलिए एक सवाल सॉल्व करेंगे मेरे सारे प्यारे भाई बहन, एक जल्दी से सवाल सॉल्व करेंगे। तो यह था थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कैसे लोग सोचते थे मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। आज हम कैसे सोचते हैं उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सवाल करेंगे, हु वाज द फर्स्ट वन टू गिव द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर एंड नेम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एज परमाणु? कौन है ये? जल्दी बताओ। क्लियर? चलिए देखिए, यहां पर आपको इसीलिए गर्व महसूस होना चाहिए क्योंकि यह एक भारतीय की बात है। और कोई भी इंसान यहां पर जो भारत में रह रहा है वो सब भारतीय है बेटा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो। जो भारत में रहता है वो भारतीय है। और इस बात पे हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए, सबको। भारत की उपलब्धि में जिसका हाथ आएगा हमें उस पर गर्व महसूस होना चाहिए, है ना। चलिए, Who was the first one to give the idea of divisibility of matter and name the smallest particle of matter as Parmanu? So the correct answer to this particular question is C, that is Maharshi Kanad. Very good, 93.45% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आर्यन, अंश, शशिकांत, रेहांशु, जगदीश, चिंतन, यश प्रताप, रेयांश साहू, अर्णवराज, केशव एंड शोभित सुहाने। वेरी गुड मेरे भाइयों और बहनों, कामना करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से मजा आया होगा। ये मशीन हमको अभी सही करनी है, बबल बस्ट वाली, बट ठीक है, यू ऑल डिजर्व अ बबल बस्ट क्योंकि 70% से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर यहां पर किया है। ठीक है, ऑल राइट, डन, ऑल राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। और यहां तक समझ में आ गया तो एक बार आए भैया का तूफान कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि भैया मजा तो आ रहा है, ओपी लग रहा है। डन, ओपी, ठीक है ना। बबल बस्ट वाली मशीन अपनी थोड़ी सी खराब हो गई है, इसको मैं थोड़ा भी सही करूंगा, रिपेयर करूंगा, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, डन है दोस्तों। कामना करता हूं आपने फर्स्ट चैप्टर भी मेरे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट चैप्टर बहुत डेप्थ में मैंने आपको पढ़ाया है, साइंटिफिक थिंकिंग देने के लिए पढ़ाया, नंबरों के लिए मत पढ़ना उस चैप्टर को, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करने के लिए पढ़ना। मैंने आपको बताया आपका वो जो चैप्टर है उसमें गेस एस्टिमेशन का जो टॉपिक है उसके बेसिस पे मेरी एक नौकरी भी लगी थी रिसर्च कंपनी में। तो एस्टिमेशन बहुत बेहतरीन चीज है, आप उसके और सवाल लगाइए, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए, नाउ इंट्रोडक्शन टू द मैटर और दी पदार्थ। अब मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पास पदार्थ या जिसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, पदार्थ या इंग्लिश में मैटर कहते हैं, ये होता क्या है सुनील भाई, प्लीज थोड़ा सा फील कराओ तो मैं आपको इसको एकदम अच्छे से फील करवाता हूं।
अब मैटर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। कोई भी चीज एनीथिंग, यानी दोस्तों कोई भी चीज ठीक है, कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जिसके पास क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। तो दोस्तों ऐसी कोई भी चीज जो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह ऑक्यूपाई करती है, उसके पास वॉल्यूम है, जिसे हिंदी में आयतन कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो एक जगह ऑक्यूपाई करती है, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करती है आपकी सराउंडिंग्स के अंदर, उसके पास क्या है, द्रव्यमान, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि कुछ मास है। द्रव्यमान यानी कि मास, यानी कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। एंड कैन बी perceived by any one or more of the 5 basic senses। perceived का मतलब होता है महसूस करना। क्या करना, महसूस करना by any one or more of the 5 basic senses। ठीक है, जैसे कि आपने आंखों से उसे देखा, आपने कानों से उसे सुना, आपने स्किन से उसे टच किया, या आपने नाक से उसे सूंघा, या फिर आपने अपनी जीभ से उसे टेस्ट किया। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके पास सबसे पहली चीज वॉल्यूम है, यानी कि वो जगह ऑक्यूपाई करती है। दूसरा, उसके पास मास, यानी कि उसके पास क्या है, द्रव्यमान है। और तीसरा, आप और मैं और हम सब उसे किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस, यानी कि इंद्रियों से उसे महसूस कर सकते हैं। हमारी जो इंद्रियां है ना, उसमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा इंद्री से हम उसे महसूस कर सकते हैं, यानी कि हम उसे फील कर सकते हैं। आंखों से देख सकते हैं, स्किन से टच कर सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं। यानी आंखों से देखना, कानों से सुनना, स्किन से टच करना, नाक से सूंघना और जीभ से टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से हम उसे महसूस कर पाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैटर। तो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो एनीथिंग दैट fulfills all three criterias are called is called matter। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैटर। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो इन तीनों क्राइटेरियाज को दोस्तों फुलफिल करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैटर, यानी कि पदार्थ, यानी कि द्रव्य। क्लियर है? एक मिनट यहां पर आपकी चैट ही विजिबल नहीं हो रही दोस्तों, माफी चाहूंगा। यस ऑल राइट, नाउ इट इज विजिबल, ग्रेट। तो दोस्तों यहां पर मैटर का मतलब क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्य। ऐसी कोई भी चीज जो हमारी सराउंडिंग्स में स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि उसके पास वॉल्यूम है, वो जगह घेरती है हमारी सराउंडिंग्स में। उसके पास मास है, यानी कि क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और उससे हम महसूस कर सकते हैं किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से, जैसे कि आंखों से देखना, कानों से सुनना, स्किन से टच करना, नाक से सूंघना और जीभ से टेस्ट करना। तो किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से अगर हम उसे महसूस कर पाए तो उसे हम कहेंगे मैटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या ये पेन मैटर है? क्या ये पेन मैटर है? तो आप देखेंगे कि ये पेन जगह घेरता है, ये जगह घेरता है, इट हैज वॉल्यूम। दूसरा, इसमें यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि मास है। और तीसरा, क्या मैं इसे महसूस कर सकता हूं? मैं अपनी आंखों से इसको देख सकता हूं, मैं अपनी स्किन से इसको टच कर सकता हूं। तो हां, ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो ये मैटर हुआ। जैसे हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, आपकी और मेरी बॉडी जो है, क्या हमारी बॉडी जगह घेरती है? बिल्कुल जगह घेरती है। क्या हमारी बॉडी में मास है? हां, आप उसको वेट के टर्म्स में मेजर भी करते हो। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? हां। क्या आप मुझे महसूस कर पा रहे हो? बिल्कुल हां, आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो। आप आओगे, है ना, आप मुझे छू के महसूस भी कर सकते हो कि अरे ये सुनील भैया है। हाँ, सुनील भैया है ना। आपने मुझसे हाथ मिलाया, क्या आप मुझे महसूस कर पाओगे? हाँ, हाथ मिलाया, हाँ सुनील भैया है ना जी। ऐसे ये पेन हो गया, कार हो गया, है ना, तितली, है ना, तितली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो तितली। ऐसे बिल्ली, ऐसे लैपटॉप। तो ये सारी चीजें दोस्तों क्या है, ये सारी चीजें मैटर है, पदार्थ है, यानी कि द्रव्य है। काम ना करता हूं, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है,
समझ में आ गया? तो ऐसी कोई भी चीज जो इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, पहला वो अपने सराउंडिंग में जगह घेरती है, दूसरा उसके पास द्रव्यमान है, तीसरा हम उसे किसी भी एक या एक से ज्यादा इंद्रिय से यानी कि सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे मैटर। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैटर है। जैसे कि सबसे पहला ये हमारे पास हो जाएगा, ये फर्स्ट, आपको यस और नो में आंसर करना है। दूसरी हो जाएगी रबर डक, तीसरा हो जाएगा पॉटेड प्लांट, चौथा हो जाएगा एंटीक टेलीस्कोप और पांचवा हो जाएगा हसमुखलाल्स लव। हसमुखलाल्स लव। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा मैटर है? जो भी आपको मैटर लगता है, जैसे कि सबसे पहला मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं, आप इस क्विज को सॉल्व करना। वाटर इन पिक्चर, वाटर इन पिक्चर का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये समझो, ये जो है ना, ये बर्तन जो है इसको कहते हैं पिक्चर, जिसके अंदर हमने पानी को कैरी किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे ये जो पानी है इस पिक्चर में, क्या ये मैटर है? हाँ या ना? ओके यार, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे बच्चे बहुत अच्छे हो यार, मजा आ गया। आरुष, अर्पित, अनुष्का, रुद्र, विनायक, अर्नव, अनु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे बच्चे हो। मोहम्मद रिहान, दिव्यांशु, चिराग, तनिष्का, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सबसे पहला कि यहां पर हमारे पास है पानी। अब पानी जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज वाटर, है ना? तो वाटर क्या है सुनील भैया? मैटर है या नहीं है? बिल्कुल है। पानी क्या इसके अंदर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पानी के पास मास है? बिल्कुल पानी के पास मास होता है, द्रव्यमान होता है। तीसरा, क्या आप उसको महसूस कर सकते हो? अरे मैं पानी लेता हूं, आपके ऊपर मारता हूं, आप मेरे ऊपर पानी मारो, हम होली में मारते हैं ना एक दूसरे पर पानी मारते हैं, क्या आपकी स्किन उसको महसूस कर सकती है? हाँ। क्या आप आंखों से देख सकते हो? हाँ। यस। तो यस, दिस इज मैटर, ये बिल्कुल 100% मैटर है, पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रबर की डक, क्या रबर की डक कोई जगह घेरती है? बिल्कुल, आप इसको रखोगे टेबल पे जगह घेरेगी। क्या इस पे कोई मास है? बिल्कुल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसके अंदर, आप इसको परसीव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। हाँ। 3 क्राइटेरिया क्या है? क्या ये जगह घेरती है? हाँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान है? हाँ। तीसरा, आंखों से देख सकता हूं, स्किन से टच कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं ना? हाँ। तो ये भी क्या है? मैटर है। ये पॉटेड प्लांट, ये एंटीक टेलीस्कोप, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है? ये ऑल ऑफ दीज आर मैटर, यानी कि पदार्थ। अब जैसे हसमुख लाल जी का जो प्यार है, मान लीजिए हसमुख लाल का जो प्यार है, हसमुख लाल ने कहा कि सुनील भैया, मैंने कहा हाँ, बोले सुनील भैया मुझे हो गया प्यार, है ना, मुझे हो गया प्यार। ये फोन किसका बज रहा है भाई? और मेरा ही फोन बज रहा है, माफी चाहूंगा दोस्तों, इसको थोड़ा साइलेंट कर लेते हैं। भैया हमारा ही फोन बज रहा है, गलत बात है भैया, चलो इसको बंद कर दिए। हाँ, अब बताओ, एक तो ये चैट क्यों हैंग हो जाती है बार बार? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या हसमुख लाल जी का जो प्यार है वो मैटर है? हसमुख लाल जी का जो प्यार है वो मैटर है। ऑल आर मैटर, अर्पिता कह रही है ऑल आर मैटर, अनन्या कह रही है सुनील भैया ऑल आर मैटर एक्सेप्ट 5, अनुज राजपूत कह रहे हैं सर ऑल आर मैटर एक्सेप्ट 5, रश्मि भी कह रही है 1 2 3 4, अर्नव कह रहे हैं 1 2 3 4, सारवी कह रही है 1 2 3 4, प्रांजल कह रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, यस यस यस। तो देखो ये सारे मैटर हैं एक्सेप्ट 1, ये दिस इज नॉट मैटर। अब आप बोलोगे कि सुनील भैया मैटर कैसे नहीं है? मैं आपको बताऊं, मैं ऑफलाइन में जब बहुत पहले मेरी मम्मी के इंस्टीट्यूट पे भिलवाड़ा में पढ़ाता था, तो एक बच्चे ने मेरे से क्या बात करी, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूं। मैंने बोला कि भैया जो भी भावनाएं होती हैं, प्यार, गुस्सा, नफरत, कोई भी भावना है, कोई भी फीलिंग कभी भी मैटर नहीं हो सकती। उस बच्चे ने बोला सुनील भैया, मैंने कहा, तब मेरा वहां पे घर का नाम है सन्नी, सनी भैया, मैंने कहा सनी भैया मुझे ऐसा लगता है कि जो लव है वो मैटर है। मैंने कहा क्यों? कहता मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा अच्छा बताओ। कह रहा अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है। मैं कहा 9वीं के बालक का ब्रेकअप हो गया? भैया ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। 9वीं के बालक का ब्रेकअप हो रहा भैया यार। तो अपन कहे भैया बताओ कैसे? कह देखो सुनील भैया ब्रेकअप हो गया है, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ये मैटर कैसे है। मैंने कहा कैसे? देखो भैया मेरे दिमाग की जितनी भी जगह है वो जिस लड़की से मेरा ब्रेकअप है उसने घेर रखी है, सुबह शाम दिन रात मेरे दिमाग में बस वही है। तो यानी कि उसके पास वॉल्यूम है, तो मेरा जो प्यार है दैट हैज वॉल्यूम। मैंने कहा अच्छा,
बोले सुनील भी आपने बोला मास, बोले भैया ब्रेकअप हुआ है, मेरा दिल बहुत भारी हुआ पड़ा है, तो उसमें मास भी है। और बोले भैया महसूस करना, बोले मैं उससे अपनी सारी इंद्रियों से महसूस कर पा रहा हूं सुनील भैया मेरा ब्रेकअप हो गया है, यानी कि जो मेरा प्यार है वो मैटर है। तो पहले तो मैं सोच में ही पड़ गया कि मैं इसका रिप्लाई क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए तो पहली बार था कोई बच्चा ऐसी बात कर रहा है। ओपन भी लाइक यार भैया इसका रिप्लाई क्या करे, ये तो सावेज हो गया है, ये तो भाई ऑरा फार्मिंग कर दी भाई ने। अभी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया ये तो सही कह रहा है, तो अपन भी लाइक यार ये इस चीज का क्या रिप्लाई करें। फिर अपन ने उसको सोच के रिप्लाई किया, अपन ने कहा देख भैया तू प्यार करता है, बोले हां। मैंने कहा मेरे को एक बात बता, उसने तेरे दिमाग की जगह घेरी है ना, बोले हां। मैंने कहा जगह ऐसी घेरे जो सबको दिखे और महसूस हो, यानी कि पूरे के पूरे संसार को वो जगह महसूस होनी चाहिए। मैंने कहा तेरे दिमाग में उसको लेके प्रेम है, जगह घेरी, मेरे दिमाग में नहीं है उसको लेके प्रेम। अभी अगर ये पेन है तो ये पेन अगर जगह घेर रहा है तो मेरे लिए भी घेर रहा है और बाकी सबके लिए भी घेर रहा है, तो हमारी फिजिकल स्पेस में वो कोई जगह घेर रहा हो और वो सब महसूस कर पाए। दूसरा, तेरा दिल भारी है, मेरा दिल भारी नहीं है उसको लेकर। वो मास जो है वो यूनिवर्सली सबको महसूस होना चाहिए। वो जो फिजिकल स्पेस है यानी कि जो वॉल्यूम है वो सबको महसूस होना चाहिए। समझ में आया? और साथ ही साथ तेरे अंदर उसको लेकर भावना है, हमारे अंदर नहीं है। तो कोई भी चीज मैटर कब है, जब यूनिवर्सली तीनों क्राइटेरिया हर कोई उसको लेकर फॉलो कर पाए, महसूस कर पाए, तभी वो चीज मैटर है। दूसरा, ये दिमाग की स्पेस कभी कंसीडर नहीं होगी, फिजिकल स्पेस, सराउंडिंग में कोई जगह गिर रहा है, हाँ या ना, उस पर गेम चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया जी सुनील भैया? क्लियर है बात? तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? कोई भी प्यार, इश्क, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत, ऐसी कोई भी भावनाएं कभी भी मैटर नहीं होंगी। चलो, ऑल राइट। उसके बाद एक सवाल आप लोगों से है, हसमुख लाल यहां पर क्या बोलता है? हसमुख लाल बोलता है मैटर इज कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड और अ शीट ऑफ ग्लास। ठीक है, हसमुख लाल कहता है कि जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, वो कंटिन्यूस होता है, ये जो शीट ऑफ ग्लास होती है वो कंटिन्यूस होती है, मैटर बिल्कुल कंटिन्यूस है। लेकिन सिमाइला कहती है कि मैटर जो है वो रेत की तरह है, मिट्टी की तरह है। जैसे मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर सारा मैटर बनता है। अब आपको बताना है कि इसमें हसमुख लाल सही है या इसमें सिमाइला सही है, और मैं आपको यहां पर पोल दे रहा हूं। यू नीड टू थिंक, मैटर इन दोनों में से किस तरीके का है? या तो कंटिन्यूस है, किसी पार्टिकल से मिलकर, कणों से मिलकर नहीं बना। यह कह रही कि छोटे छोटे कणों से मिलकर जो है मैटर बनता है। आपको बताना है कौन सही है। Who is right here? You need to tell me in the comment section. या पोल के थ्रू बताएंगे जल्दी से बताएंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। यहां पर आप लोगों की चैट भाई इतनी तेज चलती है कि वो फ्रीज ही हो जाती है। अरे बोथ आर राइट, नहीं, बोथ आर नॉट राइट, बोथ आर नॉट राइट, बोथ आर नॉट राइट। हसमुख लाल कहता है कि जो मैटर यानी पदार्थ है वो ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है या शीट ऑफ ग्लास की तरह है। अब इसका मतलब क्या है इसको अभी समझेंगे थोड़ा सा। लेकिन सिमाइला कहती नहीं 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 नहीं, मैटर या जो पदार्थ है वो मिट्टी जैसा है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, अब कौन सही है? हु इज राइट, हसमुख लाल और सिमाइला? हसमुख लाल ओपी या सिमाइला ओपी? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हु इज राइट? हु इज राइट? सिमाइला इज राइट। वाओ, 89.7% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया लीडर बोर्ड भी दिखा दो यार, कौन है सबसे ऊपर? आर्यन अंश। लीडर बोर्ड ही नहीं सही से चल रहा है दोस्तों, आपको दिख ही रहा है, शायद नहीं सही से चल पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब भैया थोड़ा नीचे ही चले जाओ आप। ये तो भैया हैंग ही हो गए लग रहा है। चलो कोई ना, इधर आ जाओ आप, इधर फोकस करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर दिया है सिमाइला ने। और अब आप इस चीज को समझो कि मतलब क्या है। सिमाइला कहती है मैटर पता है क्या है? जैसे कि मिट्टी, अगर आप देखोगे तो मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दीज आर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ठीक है ना? तो वो बोल रहा है, सिमाइला बोल रही है कि जो मैटर होता है या जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। पार्टिकल्स का मतलब होता है कण। क्या होता है? कण, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है हमारे पास मैटर। जैसे मिट्टी क्या है, अगर आप मिट्टी को हाथ में लेंगे तो उसमें छोटे छोटे कण है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स है मिट्टी के।
तो वो ये कहना चाहती है कि कोई भी मैटर इस संसार में होगा तो वो ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। हसमुख लाल कहते नहीं, बोले आप एक काम कीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, वो ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना है ना। ये ब्लॉक ऑफ वुड है, मान लीजिए ब्लॉक ऑफ वुड है, ब्लॉक ऑफ वुड या फिर शीट ऑफ ग्लास। तो हसमुख लाल जो है अभी वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो कह रहा है लकड़ी का जो टुकड़ा है वो ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के कणों जैसे कणों से थोड़ी बना है। बोले आपने मिट्टी उठाई, मिट्टी छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, मैं मान गया। पर अगर आप लकड़ी का टुकड़ा उठाओ बड़ा सा, है ना, आप एक बड़ी कांच की शीट उठाओ तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर थोड़ी बनी है। हसमुख लाल का पॉइंट भी सही है दोस्तों, सोच के देखो सही है। अब अपन को इसमें क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना है। सुनील भैया यहां पे हसमुख लाल को किस तरीके से समझाते हैं। सुनील भैया कहते हैं कि भाई एक काम कर, कांच की शीट है उसको जमीन पे गिरा दे, कांच की शीट को जमीन पे गिरा दे। जैसे ही कांच की शीट जमीन पे गिरेगी, खर 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 बिखर जाएगी। कांच की शीट दोस्तों जमीन पे गिरेगी तो खर 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 क्या होगा, बिखर जाएगी। अब खर 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 बिखर जाएगी तो यहां पर होगा क्या, बस यहां पर सिमाइला सही साबित हो गई। अरे हसमुख लाल कह रहा है कि कांच की शीट जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बनी है, ये तो कंटिन्यूस है, इसमें कोई कण नहीं है। अरे मेरे भाई आप इसको नीचे गिरा दो, आप नीचे गिराओगे तो आपको दिखेगा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है। ये यही साबित करता है कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। यानी कि यहां पर ये भी क्या है, पार्टिकुलेट इन नेचर है। होल्ड अ शीट ऑफ ग्लास इन हैंड, यानी कि अपने हाथों में एक कांच की शीट को होल्ड करो। ये आपको कंटिन्यूस दिखेगी, लेकिन आप क्या करो, इसे जमीन पे तोड़ दो, यानी कि जमीन पे फेंक दो, और ये जमीन पे गिरने के बाद छोटे छोटे कणों में टूट जाएगी। छोटे छोटे कणों में जब टूट जाएगी तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मैटर जो है कंटिन्यूस है, इंस्टीड इट इज मेड फ्रॉम पार्टिकल्स। मैटर जो है इट इज नॉट कंटिन्यूस, वो क्या है, वो पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि वो क्या है, पार्टिकुलेट इन नेचर है। समझ में आया। देखिए हसमुख लाल का तर्क क्या था, आप वो समझना। हसमुख लाल कह रहा है मैटर जो है ऐसा लकड़ी का जो ब्लॉक है बड़ा वैसा है। अब इसमें कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको नहीं दिख रहे हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल कंटिन्यूस होता है मैटर, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच की शीट वैसा होता है। सिमाइला कह रही है मैटर मिट्टी जैसा होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है ना, मिट्टी को हाथ में लोगे छोटे छोटे कण अलग अलग दिखेंगे आपको, उससे मिलकर बनी है। तो हमने ये इनका भ्रम दूर कर दिया, हमने कंटिन्यूस ग्लास की जो शीट दिख रही थी उसको जोर से जमीन में पटका, वो छोटे छोटे कणों में पार्टिकल्स में टूट गई, तो हमने उसे बताया कि वो भी पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है नेचर में। उसने दूसरा डाउट पूछा, लकड़ी का टुकड़ा कैसे पार्टिकल से मिलकर बना है, गलत पढ़ा रहे हो क्या भैया। मैंने कहा एक काम कर बेटा, एक काम कर, ये लकड़ी का टुकड़ा तूने लिया, बोले हां। बोले भैया देखो ये लकड़ी का जो टुकड़ा है, इसको अगर मैं जमीन पे पटकता हूं तो ये तो नहीं टूटता छोटे छोटे कणों में। भाई लकड़ी के टुकड़े को जमीन में पटको, छोटे छोटे कणों में नहीं टूटेगा, ये ब्लॉक ऑफ वुड है। बोले सुनील भैया आपका कंसेप्ट गलत साबित हो गया, लकड़ी के टुकड़े को जोर से जमीन पे पटको, छोटे छोटे कणों में नहीं टूटेगा। मैंने कहा मेरे राजा अभी देख, बजाता हूं इस कंसेप्ट का बाजा। मैंने कहा देख बेटा, एक राउंड कटर लेकर आ। ये क्या है, ये आपके पास कटर है, कटर से काट दे इसको। जैसे ही कटर से काटा, छोटे छोटे टुकड़े हवा में ऐसे उड़ते निकले। जैसे ही इसको काटा तो क्या हुआ, ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ेंगे ना, पाउडर्ड वुड। घर पे कभी लकड़ियां काम होते हुए देखा, लकड़ी कटती है तो छोटे छोटे कण जाके नीचे गिरते, जैसे मिट्टी होती है बिल्कुल वैसे, उसको कहते हैं पाउडर्ड वुड। ये क्या उड़ रहा है, ये उड़ रही है पाउडर्ड वुड, पाउडर्ड वुड। इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि लकड़ी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों से मिलकर बनी है। जो चीज आपको कंटिन्यूस दिख रही है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा आपने जमीन पे पटका, छोटे छोटे कणों में नहीं टूटा। आप इसको काटोगे, जब आप इसको काटोगे तो आपको समझ में आएगा कि लकड़ी का ऐसे भुरादा छोटे छोटे लकड़ी के कण जो है वो आपके हाथ में आ जाएंगे। लकड़ी का पाउडर बोलते हैं इसको, पाउडर्ड वुड कहते हैं इसको, ये आपके पास आ जाएगी। कुछ लोग सॉडस्ट भी कहते हैं, ये आपके पास आ जाएगी।
तो इससे क्या साबित होता है कि लकड़ी भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है, और ये कांच की शीट भी छोटे छोटे कणों से मिलकर, पार्टिकल से मिलकर बनी है। यानी मैटर पार्टिकुलेट है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। समझ में आया? बुद्धि खुली? हां जी सुनील भैया खुल गई। अब देखो और थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो क्या चीज मैटर नहीं है? अभी तक मैटर क्या है वो आपको समझ में आ रहा था। ये मैटर क्या क्या है, मैटर क्या है ये आपको समझ में आया। मैटर क्या है, कंटिन्यूस या पार्टिकुलेट है, ये आपको समझ में आ गया। और क्या मैटर नहीं है? जो भावनाएं हैं आपकी, आपकी जो भावनाएं हैं वो कोई फिजिकल सराउंडिंग में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, उसका कोई मास नहीं होता, और उसे आप सिर्फ खुद महसूस कर सकते हैं, दुनिया उसे महसूस नहीं कर सकती। तो आपकी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं उनमें से कोई भी भावना, चाहे वो प्यार की भावना हो, नफरत की भावना हो, गुस्से की भावना हो, कभी भी भावनाएं कभी भी मैटर नहीं होगी, पदार्थ या द्रव्य नहीं होंगी। साथ ही साथ अभी आपके ग्रेड तक के लिए सही है, वैसे है दुनिया में हर चीज ऊर्जा है, कुछ अलग नहीं है। मैटर एंड ऊर्जा एक ही चीज है ना, हर चीज संसार में एनर्जी, आगे चल के आप समझेंगे। लेकिन अभी आप इनको दो अलग अलग चीजों की तरह समझना, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको इनको दो सेपरेट एंटिटीज की तरह पढ़ना है, बट एक्चुअल में एक ही है। तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है विच आर नॉट क्लासिफाइड एज मैटर। ये बात याद रखना कि जैसे आपके पास हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं, टाइप्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मैटर कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास वो जो तीन क्राइटेरिया है फुलफिल नहीं होते। कौन सा? इनके पास मास और वॉल्यूम नहीं है, इनको बस आप परसीव कर सकते हो। मैंने आपको बोला था किसी भी चीज को मैटर कंसीडर करना है तो तीन क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा उसके पास मास है, और तीसरा उसे हम महसूस कर सकते हैं। तीन क्राइटेरिया में से बस एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है। जैसे कि हीट एनर्जी को हम अपनी स्किन पे, अगर मान लो कि मैं अपने हाथ को तवे पे रख दूं तो मेरा हाथ जल जाएगा। अब और मरो, हाथ जल गयो भाई साहब, मरो, हाथ जल गयो। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो तुम मुझे सुन पा रहे हो। ऐसे लाइट एनर्जी है तो तुम मुझे देख पा रहे हो। तो यहां पे जो एनर्जीज है उनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, लेकिन उनमें मास और वॉल्यूम नहीं है। तो इसीलिए यहां पर मैटर नहीं है। मैटर होने के लिए तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, मास हो, वॉल्यूम हो, और हम उसे परसीव कर पाए। पर यहां पे सिर्फ एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि हम उसे परसीव कर सकते हैं, ना तो मास है ना तो वॉल्यूम है। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अरे सुनील भैया आपकी सुरीली आवाज हमारे कानों में पड़ी, हम आपको सुन सकते हैं, तो आपकी आवाज मैटर है। अरे मेरे राजा, क्यों बजा रहे हो बेटा कंसेप्ट का बाजा? यहां पे ऊर्जा तब मैटर कंसीडर होगी जब ऊर्जा तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करती होती कि उसके पास मास भी होता, वॉल्यूम भी होता, और उसे हम परसीव कर पाते। तीन में से सिर्फ एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है, इसलिए ऊर्जा बेटा तू दूर जा, ऊर्जा इज नॉट मैटर, भावनाएं इज नॉट मैटर। समझ में आया बेटा? जी समझ में आ गया सुनील भैया। चलो मेरे राजा जल्दी से सवाल का आंसर कर दो बेटा। Which among the following can be classified as matter? इनमें से कौन सी चीज मैटर की तरह क्लासिफाई हो सकती है? इन तीन चीजों पे बात करना। सबसे पहला, कोई भी चीज तब मैटर हो सकती है जब उसके पास मास हो, जब उसके पास वॉल्यूम हो, और कैन बी परसीव्ड बाय वन और मोर ऑफ 5 सेंसेस। यानी कि जब भी हम किसी चीज को किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से अगर परसीव कर पाए, महसूस कर पाए, अगर वो चीज ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो वो मैटर है। अब इसके ऊपर ये तीन क्राइटेरिया लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं एनालिसिस करके सॉल्व करना, ठीक है ना? हाँ आ जाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। नींव वालों यार, तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये दिल है तुम्हारा, ये दिल है तुम्हारा। क्या बात है। अरे सुनील भैया, दिल थोड़ी होता है, दिल का काम तो ब्लड को पंप करना होता है। बिल्कुल सही। दिल तो क्या है? दिल तो एक मशीन है जिसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ना 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 ना। Which among the following can be classified as matter? इनमें से कौन सी चीज हमारे पास मैटर की तरह क्लासिफाई होगी?
यस, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 83.26% बच्चों ने सही आंसर दिया है हमारे पास। वेरी गुड, यू ऑल डिजर्व दिस बबल बस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओपी, मजा आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ मचाया है तुमने मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। चलो आ जाओ इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले थॉट यानी कि विचार। अब देखो, थॉट या विचार जो है उनका कोई फिजिकल मास या फिजिकल वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होता। कैन बी परसीव्ड बाय एनीवन और मोर ऑफ द 5 बेसिक सेंसेस। अब मान लो तुम्हारे दिमाग में कुछ थॉट है, जरूरी थोड़ी वो मेरे दिमाग में भी हो, मैं भी महसूस कर पाऊं। तुम्हारे दिमाग में किसी चीज को लेकर कोई विचार है, जरूरी थोड़ी मैं भी महसूस कर पाऊं। तो ऐसा नहीं है कि तुम महसूस कर रहे हो इसलिए मैं भी कर पाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहां पर उस चीज को रखते हैं जिसको हम सब महसूस कर पाए, समझ में आया? तो ना तो इनका मास है, ना तो इनका वॉल्यूम है, ना तो इनको हम महसूस कर सकते हैं किसी भी एक से ज्यादा सेंस से। प्यार, अगेन मैंने आपको बोला, प्यार कोई ऐसे फिजिकल मास या फिजिकल वॉल्यूम है ना, कोई फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। अगेन वो भावना जो आपके अंदर है किसी के प्रति, वो जरूरी नहीं मेरे अंदर हो, है ना। सेंस ऑफ स्मेल यानी कि स्मेल की भावना, गंध की भावना। अब ये तो मास भी नहीं होगा इसमें और वॉल्यूम भी नहीं होगा, ये वाली चीज फिर भी हम लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमने इसको परसीव कर दिया किसी भी एक से ज्यादा सेंस से, दैट कैन बी डन। स्मेल ऑफ परफ्यूम यानी कि इत्र की खुशबू। अब इत्र की खुशबू एक्चुअल में बनी किससे है वो समझो, यानी कि जो परफ्यूम की स्मेल है वो किस चीज से बनी है। मान लो कि मैं यहां से निकलता हूं और मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने अपने ऊपर डियो लगाया। अब ये जो डियो है, ये डियो कैसे निकलता है, ऐसे मिस्ट के फॉर्मेट में निकलता है ना। कभी डियो या परफ्यूम लगाया खुद को ऐसे, तो ऐसे डियो क्या है, मिस्ट के फॉर्मेट में निकलता है ना। अब मान लो मैंने ऐसे डियो लगाया, अब मैं यहां से जाऊंगा तो तुमको क्या आएगी, खुशबू आएगी। तुम कहोगे अरे यार सुनील भैया यार कौन सा डियो लगाया यार, मजा आ गया यार सुनील भैया यार, है, कहोगे नहीं कहोगे, कहोगे ना। हाँ, तो अब बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि यहां पे ये जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है ये किससे मिलकर बनी है। ये छोटे छोटे परफ्यूम के पार्टिकल्स है जो हवा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ये छोटे छोटे परफ्यूम के पार्टिकल्स है जो हवा में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और वो उस इंसान की नाक में जाते हैं। उसके बाद नाक के अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी नर्व है वो उसको डिटेक्ट करती है और ब्रेन को सिग्नल भेजती है, तो हमको खुशबू समझ में आती है, क्या खुशबू है यार। तो एक्चुअल में वो क्या है, वो छोटे छोटे परफ्यूम के पार्टिकल्स या कण हैं जो किसी सामने वाले की नाक में जा रहे हैं और नाक में जाने के बाद जो नाक में ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो इसको गेन करती है और ब्रेन पे सिग्नल भेजती है कि भैया इस चीज की खुशबू है। तुमको क्या, अरे वाह यार क्या डियो लगाया, मजा आ गया, आभार भाई साहब, कई नाम है डियो को भाई साहब, और लगाने के बाद अरे कई लगा दो ना बांडिया, क्यों स्मेल अच्छी नहीं लगी, कई लगा के आगे ना भाई साहब यार, कई ये तो बात सारी भाई साहब ही में घटिया डियो लगाया भाई साहब। तो वो हमने सूंघा ना, तो क्या सूंघा हमने, ये जो हमारे पास परफ्यूम के पार्टिकल फुचुक फुचुक करके हमने लगाए वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और सामने वाले की नाक में जाते हैं और सामने वाले की नाक में जाते तभी तो वो सेंस कर पाता है। तो क्या ये जो पार्टिकल्स है ये कुछ मास या द्रव्यमान है, बिल्कुल ये जो पार्टिकल्स है दे हैव ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दे हैव अ मास। क्या इनके पास कोई जगह, हवा में जगह घेरते हैं, बिल्कुल 100% हवा में जगह घेरते हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हो 100%? आप इसको इनिशियली जब परफ्यूम निकलता है तो आंखों से देख सकते हो, बाद में आप इसको सूंघ सकते हो। तो किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से, इंद्री से अगर हम किसी चीज को महसूस कर पाए तब भी वो मैटर कहलाता है। ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गए तो मैटर, उसके पास मास हो, उसके पास वॉल्यूम हो और उसे हम महसूस कर पाए किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस से। तो याद रखिएगा स्मेल ऑफ परफ्यूम यानी इत्र की जो खुशबू है ये हमारे पास मैटर होती है। ठीक है, चलो अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगेन एनसीईआरटी ने इस बार पता नहीं ऐसा फ्लो क्यों बनाया जिसमें ये चीजें थोड़ी सी स्कैटर्ड है और बिखरी भी सी हैं, लेकिन मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा। मैं आपको मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, यानी कि हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन या टाइप्स के बारे में जानेंगे। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुणों के आधार पे हम मैटर के प्रकार पढ़ेंगे। भौतिक गुणों के आधार पे हम लोग भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ को पढ़ेंगे।
भौतिक गुणों के आधार पे, यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो कैसा दिखता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, यानी कि भौतिक गुण जैसे कि हार्डनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी, शेप, साइज, डेंसिटी, इन सबके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यह आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी कि जब हम मैटर को भौतिक गुणों के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पढ़ेंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब आते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर मैटर को केमिकल कॉम्पोजिशन या हम बात कर सकते हैं केमिकल बिल्टअप के आधार पर अगर पढ़ें, केमिकल बिल्टअप, इसका क्या मतलब है केमिकल बिल्टअप, यानी कि अब हम मैटर के अंदर चले गए कि मैटर किस चीज से मिलकर बना है। अभी तक बाहर बाहर से था कि जो मैटर यानी कि जो पदार्थ है वो बाहर से कैसा दिखता है, उसके भौतिक गुण कैसे हैं, उस बेसिस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन। जब मैटर के हम अंदर चले गए और हमने देखा अरे मैटर किससे बना है, तो ये है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे और ये भी मैं आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। अभी इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि मैटर के बारे में, है ना, ग्रीक फिलोसोफर्स क्या सोचते थे, मैटर के बारे में हमारे इंडियन फिलोसोफर क्या सोचते हैं। महर्षि कनाड कौन है? महर्षि कनाड भी एक इंडियन फिलोसोफर है। महर्षि कनाद ये क्या है? महर्षि ये क्या है? ये भी एक इंडियन फिलोसोफर है, ठीक है ना, इंडियन फिलोसोफर। समझ में आया जी? समझ में आया। तो इनका थॉट हमने जाना, उसके बाद हमने मैटर क्या होता है वो जाना, ठीक है ना, उसके बाद मैटर हमारे पास पार्टिकुलेट होता है ये हमने जाना, उसके बाद क्या मैटर नहीं होता ये हमने जाना, है ना, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो कामना करता हूं यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन की सुनील भाई यहां तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार डन है, एक बार फटाफट से लगा देंगे आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से एक बार आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन की सुनील भाई यहां तक समझ में आ गया। सर मेरे मार्क्स बहुत खराब आए हैं। मार्क्स के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना अनुष्का, ये समाज और संसार आपको डराएगा मार्क्स के लिए, क्योंकि मार्क्स के डर से व्यापार होता है, आप मत डरना, ठीक है। जल्दी से एक बार लिख देंगे फटाफट से अगर समझ में आ गया है तो। आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, जल्दी से एक बार आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, फटाफट से राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। All right. Why I'm not able to see the chat again? The chat is again freezed and blocked. All right. Now I am able to see this. Done है भाई. All right. ठीक है. There is no homework for today. And now what is active recall? अब दोस्तों एक्टिव रिकॉल जो टेक्निक है ये हमारे पास क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। एक्टिव रिकॉल क्या होते हैं? हम क्या करते हैं, बार बार चीजों को रिवीजन करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, रिवीजन जो है मेरे हिसाब से एक बहुत पैसिव तरीका है चीजें पढ़ने का। इससे आपका दिमाग जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, आप बस डेटा को बार बार रिवाइज कर रहे हो, बार बार रट रहे हो और आप आगे चल रहे हो। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एक्टिव रिकॉल के बारे में समझाता हूं, आपको मजा आ जाएगा। आपका ब्रेन इन्वॉल्व है। आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज पढ़ी, किताब को बंद करके रख दिया, अब आपने आंखें बंद करी और आपने रिकॉल करना स्टार्ट किया कि आपने क्या क्या पढ़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का आपने लेक्चर लिया, आप देखो आपने क्या क्या पढ़ा, नोट्स बाद में देखना, पहले आप देखो आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले आप देखोगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैटर पे सुनील भैया लिख के कहते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मैटर पे सबसे पहले सुनील भैया ने बताया कि डेमोक्रेटिस के जो आइडियाज थे ल्यूसिप्लस और एनाक्सागोरस जो थे उससे बेसिकली आइडिया इंस्पायर था। उसके बाद 400 बीसी में डेमोक्रेटिस ने अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद महर्षि कनाड ने उनसे सेम बात 200 साल पहले सेम बात बोली थी। क्या बात बोली थी? वैशेषिक सूत्र में बोली थी। कहां पैदा हुए थे? गुजरात में पैदा हुए थे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक्टिव रिकॉल कर रहा हूं, मेरा ब्रेन इन्वॉल्व है, मैं डेटा को नहीं देख रहा, मैं अपने ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। उसका सुनील ने मैटर क्या बताया था, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ या द्रव्य, और पदार्थ और द्रव्य जो होता है हमारे पास उसका सबसे छोटी यूनिट हमारे पास परमाणु होती है, जो महर्षि कनाड ने बोली थी। उसके बाद अगर हम मैटर पदार्थ की मॉडर्न डेफिनेशन में जाते हैं तो अब मैं रिकॉल कर रहा हूं। अब जिस पार्ट को अगर मैं नहीं रिकॉल कर पाया वो पार्ट मेरे दिमाग में नहीं है, उसको जाके रिविजिट करो, अपनी किताब बंद करो, रिकॉल करो आपने क्या पढ़ा है। जिस टॉपिक पे आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक जाओगे, आपको वो नहीं आता, उस चीज को जाके रिवाइज कर लो। दैट्स इट, दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एक्टिव रिकॉल, दैट्स इट, ठीक है ना। ऑलराइट, अब आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान। तो देखिए सबसे पहले तो लोग इंसानियत ज्ञान जो है ना दोस्तों, वो सही गलत का ज्ञान है।
है ना। इंसानियत ज्ञान आपके मॉरल क्वेश्चन को बिल्ड करता है, आपके एथिक्स को बिल्ड करता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बच्चों के मैसेजेस हैं शादी में, बहुत सारी विशेष देते हुए। बहुत सारे बच्चों ने एडमायर किया कि सुनील भैया आपने अपने वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो करा। और मैं हमेशा सबको बोलता हूं, आप जिस भी ट्रेडिशन को, कल्चर को बिलोंग करते हैं उसको अच्छी तरीके से फॉलो करिए। मेरी शादी में भी मैं बस लोगों को यही मैसेज देना चाहता था कि अगर मैं शिव को मानता हूं और भगवान शिव और मां पार्वती को मानता हूं तो मैंने उनको फॉलो करा, और मेरे पूरे विवाह में एक भी संकट नहीं आया, क्योंकि हर वक्त वो हमारे साथ थे। हमने हर चीज में उनको, मतलब उन्हीं को आगे रखा। अच्छा, तो इससे सबसे पहला मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूं कि आप अपने कल्चर से, अपने प्रैक्टिस से जुड़े रहिए। अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो आप एक ऐसे पेड़ के समान है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। दूसरा, कुछ बच्चों ने मुझसे बात करी तो बोला कि भैया आप अपनी शादी में नाच क्यों रहे थे। तो मैंने कहा बड़ी वियर्ड बात है। बोले आप तो इंसानियत का ज्ञान देते हो, आप नाच क्यों रहे थे। तो अब वो मुझे नहीं पता नीव बैच का है, उड़ान का है, उदय का है, विक्ट्री का है, रेडिएंट का है, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनसे बात भी करी और मैंने उनको ऑडियो मैसेज भेजा था बहुत बड़ा। तो मुझे लगा अगर आपको भी डाउट है तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई अपने विवाह में नाच रहा है, उसी का विवाह है, तो विवाह में नाचना कोई गलत बात नहीं है। इंसानियत ज्ञान में मैं आपको सही गलत बताता हूं। मेरे हिसाब से जिस इंसान का विवाह है और अगर वो खुश है तो नाचने में कोई बुराई नहीं है। नाच ही तो रहा हूं। क्या मैंने मदिरा सेवन करा? क्या मैंने किसी को कुछ गलत बोला? क्या कोई अभद्रता करी? क्या गलत कपड़े पहन के कर रहा था? नाच रहा था, अपनी होने वाली भार्या के साथ नाच रहा था, खुश था, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सही गलत कैसे हुआ? क्या मैंने कोई अभद्रता करी? नहीं। लोग क्या करते हैं शादी के दिन, वरमाला पहनाने के बाद किस करते हैं, हक करते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं करा। हमने डमरू बजाया क्योंकि हम शिव भक्त हैं, समाज और संसार को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। कोई अभद्रता नहीं करी अपनी शादी में, सारी वैदिक चीजों को फॉलो करा। तो सही गलत हम तय करते हैं। अपने विवाह में नाचना कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। गलत होता तो मेरे पिताजी मुझे नाचने ही नहीं देते। और नाचने का एक और कारण भी है, बड़ी मुश्किलों से, देखिए बातें क्या है ना, बताई नहीं जाती, बट बहुत मुश्किलों से हम साथ हुए, है ना। परिवार तो साथ ही थे, लेकिन सराउंडिंग्स में और चीजें थी जिसकी वजह से दिक्कतें क्रिएट थी। बट हम हमेशा दोनों अडिग थे कि हम शिव भक्त हैं, हम शिव तत्व हैं, हमें साथ रहना, हमें साथ मिलना है। वो खुशी थी कि धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। खुशी में नाच रहे थे आपके भैया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। एक बच्चे का वो डाउट आया था मेरे पास कि भैया आप तो इंसानियत ज्ञान देते हो, आप नाच क्यों रहे हो। तो नाचने का इंसानियत ज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने हिप हॉप सीखा है, मैंने बी बॉइंग सीखा है, मैंने भांगड़ा सीखा है। आई लव टू डांस गाइस, आई लव टू डांस। मैंने काफी डांस कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ डांस एंड इंसानियत ज्ञान। अगर आप सही कर्म करते हैं तो नाचने में कोई बुराई नहीं है, अनटिल अनलेस उस नाचने से किसी को आप हर्ट करें, आप कोई गलत मैसेज करें, आप वल्गर डांस करें, तब तक कुछ गलत नहीं है ना। चलिए, तो बस आपको यही बताना था कि आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं उसको स्ट्रांगली फॉलो करें। देखो मैं भी जेनजी हूं भाई, तुम भी जेनजी हो। उसके बाद जो अब 8वीं वाले बच्चे वो जेन अल्फा आ गई, है ना, वो जेन अल्फा आ गई। तुम लोग जेन जी हो, जहां तक मुझे पता है। लास्ट तुम ही हो जेन जी। मेरे से जेन जी स्टार्ट होता है और तुम पे आके खत्म होता है ना, 1997 से लेकर तुम्हारे तक। तो मेरे से स्टार्ट हुआ, तुम पे खत्म हुआ। अपन सेम थॉट प्रोसेस के लोग हैं। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि अपने रूट्स, अपने कल्चर से जुड़े रहो, उसका इज्जत, उसका सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ऑलराइट दोस्तों। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा मैं कहता हूं कि आपके प्यारे बड़े भैया सुनील भैया आपके साथ है, फिजिक्स वाला आपके साथ है, दोनों आपके साथ है। मिलते हैं दोस्तों अब अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।